हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे निर्माण अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम हिस्ट्री में मगध महाजनपद में देख रहे हैं कि इस समय कितने विदेशी आक्रमण हुए थे। तो हमने देख लिया था 3 प्रमुख आक्रमण हुए थे, जिसमें हम लास्ट वंश देख रहे हैं। कौन सा? कुषाण वंश। कुषाण वंश में हम कनिष्क के बारे में देख रहे हैं। कनिष्क के बारे में हमने देखा था कि यह इसके कुजुल कटफिशेस इसके संस्थापक है कुषाण वंश के। और अब हमें देखना, आज क्या देखना है? कनिष्क के बारे में। चलिए देखते हैं कुषाण वंश, विदेशी आक्रमण जो है कुषाण वंश। कुषाण वंश। कुषाण वंश में हमें किनके बारे में देखना है? कनिष्क के बारे में, जो कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक थे। कुषाण वंश कैसे शासक थे? तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन सा था? तो वो था कनिष्क। हमें देखना है इसके बारे में। इसके बारे में हमने ये देखा था कि इसने जो है शक संवत कैलेंडर की स्थापना करता है। कब करता है? तो यह करता है 58 ईस्वी में। अब इसके आगे हम देखते हैं कि यह जो है इसने अपनी राजधानी भी बदली थी। हमने पहले वीडियो में देख लिया था। आज हमें इसमें क्या देखना है कि यह बौद्ध धर्म को अपनाता है। और बौद्ध धर्म जब 2 भागों में विभाजित होता है तो यह कौन सा धर्म को मानता है? यह महायान शाखा को मानता है। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता है। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा को मानता है? तो महायान शाखा को मानता है, क्योंकि ये जो शाखा थी इसमें मदिरा यानी मांस वांस खाना अलाउ था। इसमें जो लोग खा सकते थे, जो महायान शाखा को मानते थे वो मांस का उपयोग कर सकते थे यानी खा सकते थे। ठीक, इसलिए इसके बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानता है। और इसी के समय बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार होता है कनिष्क के समय। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट इसमें कनिष्क के बारे में। कनिष्क के दरबार में कुछ कवि रहते थे। उनके बारे में हम देखते हैं कौन कौन से थे, उनके दरबार में कौन कौन रहते थे। इसके दरबार में वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन तथा चरक नामक विद्वान रहते थे। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, वासुमित्र, नागार्जुन तथा चरक नामक विद्वान रहते थे। कनिष्क के दरबार में कौन कौन कितने विद्वान रहते थे? मतलब कौन कौन रहते थे? अश्वघोष, वासुमित्र, नागार्जुन तथा चरक नामक विद्वान रहते थे। अब हम देखते हैं इनकी प्रमुख पुस्तकें। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी है, इसी समय देख लेते हैं। जैसे हम पहले देखेंगे, अश्वघोष ने बुद्ध चरितम लिखा। बुद्ध चरितम किसने लिखा? बुद्ध चरित्र किसने लिखा? अश्वघोष ने। अश्वघोष ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो बुद्ध चरित्र लिखी है। अगली हम देखते हैं, अगली है चरक ने चरक संहिता लिखा है। चरक संहिता किसने लिखी? चरक ने लिखी। इसके आगे हम देखते हैं बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखा, चरक संहिता चरक ने लिखा।
आगे हम देखते हैं, नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र ये सापेक्षता के सिद्धांत को दिया था। माध्यमिक सूत्र सापेक्षता के सिद्धांत को किसने दिया? नागार्जुन ने दिए थे। इतना आप नोट कर लीजिए कि ये चीजें पूछे जाती हैं, ये चीजें आपसे अक्सर पूछी जाती हैं कि कौन सी पुस्तक किसने लिखा है और कब लिखा है। ये सभी कुषाण वंश में कनिष्क के समय लिखी गई है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, ये जो नागार्जुन थे इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नागार्जुन को क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट अब देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि वासुमित्र ने महाविभाज सूत्र की रचना की। महाविभाज सूत्र की रचना किसने की है? महाविभाज सूत्र वासुमित्र ने की है। महाविभाज सूत्र की रचना किसने की है? वासुमित्र ने की है। अगला देखते हैं, शुद्ध कनिष्क के समय यानी कुषाण वंश में शुद्ध सोने के सिक्के चलते थे। कनिष्क के समय शुद्ध सोने के सिक्के चलते थे। जबकि अगर हम गुप्त वंश में देखेंगे तो वहां भी सोने के सिक्के चलते हैं, लेकिन ये शुद्ध थे और उनमें वो जो सिक्के थे गुप्त वंश में उनमें मिलावट रहती थी। इसके आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा ये है कि मथुरा से कनिष्क के जो है सिक्कों का ढेर मिला है। मथुरा से जो है कनिष्क के सिक्कों का ढेर मिला है, जिसमें ये दिखाया गया है कनिष्क को सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। मथुरा से सिक्कों का ढेर मिला है, जिसमें कनिष्क को सैनिक वेशभूषा में
वेशभूषा में दिखाया गया है। मथुरा से जो सिक्के मिले हैं उसमें हमें क्या पता चला है, उसमें क्या प्रदर्शित किया गया है, उसमें प्रदर्शित किया गया है जो कनिष्क है उसको एक सैनिक के वेशभूषा में दिखाया गया है। वहां के जो सिक्का मिले हैं वहां से हमें इसका साक्ष्य मिलता है। अब हम देखते हैं कि कनिष्क की 105 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। कनिष्क की मृत्यु 105 ईस्वी में हो जाती है। कनिष्क की मृत्यु कब होती है? 105 ईस्वी में होती है। इसके बाद जो भी शासक आते हैं वो अयोग्य थे, योग्य नहीं थे। धीरे धीरे यही से जो है मगध का विखंडन हो जाता है और फिर धीरे से आपका गुप्त वंश उभर के आता है। अभी देखते हैं हम इसका अंतिम वंश, अंतिम शासक कौन है। तो कनिष्क की मृत्यु कब होती है? 105 ईस्वी में होती है। ईसा पूर्व में नहीं, ईस्वी में होती है इनकी मृत्यु। इसका जो अंतिम शासक है वो वासुदेव, इस वंश का कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है? वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। ठीक। फिर आगे चलकर क्या होता है, इसी वंश के जो सामंत थे वो बढ़ जाते हैं और फिर धीरे से इसी वंश के जो सामंतों ने धीरे से मिल के गुप्त वंश आपका सामने आता है। तो आगे फिर इसके आगे हम क्या देखेंगे? गुप्त वंश देखेंगे। एक चीज और है जो कि रेशम मार्ग, जिसमें चीन का अधिकार था। इस पर जो है जो कि आपका एशिया में जो भी रेशम का व्यापार होता था कौन करता था? पहले चीन करता था। लेकिन कनिष्क अपने समय कुषाण वंश का जो कनिष्क था उसने क्या किया, उसे अपने अंडर में लेता है। और एक पॉइंट लिख लेते हैं, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। एक पॉइंट रहा जा रहा है, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, तो कनिष्क को कहा जाता है। तो कनिष्क ने क्या किया? रेशम मार्ग पर अपना अधिकार जमाता है और चीन जो व्यापार कर रहा था उस पर टैक्स लगाता है, जो कि वहां से इसको काफी ज्यादा मतलब टैक्स मिलता था। तो कल हम देखेंगे अगली वीडियो में। अब हम देखेंगे गुप्त वंश। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।